गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आज आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा ये रूल ऑफ लॉ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कभी कभी पॉलिटिकल साइंस में भी हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ, कहाँ इसका, इस प्रिंसिपल का इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक फ्रेंच प्रिंसिपल है जिसका ले प्रिंसिपे डी लीगलाइट, जिसकी हिंदी है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी मतलब विधिकता का सिद्धांत, ठीक है। इसी से ओरिजिनेट हुआ हमारा रूल ऑफ लॉ। इस रूल ऑफ लॉ के अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता होगा कि रूल ऑफ लॉ का प्रोपाउंडर कौन है, तो हम देखते हैं कि इसके प्रोपाउंडर एवी डाइसी को माना जाता है। बट बिफोर एवी डाइसी, क्या एवी डाइसी ही थे जो जिन्होंने इसको एक्चुअली में ओरिजिनेट किया, या उनसे पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ भी बोला है? तो वो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हिस्ट्री इसकी 13th सेंचुरी एडी में, 13वीं शताब्दी में हमने देखा कि हेनरी डी ब्रैक्टन वॉज अ जज। हेनरी डी ब्रैक्टन एक जज थे जो किंग हेनरी थर्ड के रिजीम में थे। किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में एक जज थे हेनरी डी ब्रैक्टन। उन्होंने कहा कि इट इज रूल ऑफ लॉ, इट इज रूल ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई वी बिलीव या वी आर बिलीविंग या वी आर हैविंग फेथ इन किंग। क्योंकि राजा, सपोज कीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो कि अगर जैसे अभी नेपाल में देखा आपने, राजा मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर को, या बांग्लादेश में भागना पड़ा घर छोड़ के। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने मानना मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे कि तुम किंग हो हमारे। तो अगर तुम किंग हो तो जस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें किंग मान रहे हैं ना। तो ये, और वो हम क्यों क्यों मान रहे हैं? क्योंकि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, विधि का शासन एग्जिस्ट करता है। तो हेनरी डी ब्रैक्टन ने कहा कि इट इज द रूल ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई किंग इज किंग। दूसरी बात, फिर इसी हेनरी डी ब्रैक्टन के स्टेटमेंट को 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में सर एडवर्ड कोक ने इसको रीइंस्टेट किया, उसको फिर से पुनर्जीवित किया, या उस पर अपना एक्सेप्टेंस दिखाई कि ठीक है, ये व्हाट हेनरी डी ब्रैक्टन इज सेइंग इज राइट। अब आता है एक्चुअल में इन 1885 सर एवी डाइसी ने एक बुक लिखी, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इस बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया एक सुनिश्चित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, और उस रूल ऑफ लॉ के कुछ सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया। व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स? तो पहला द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ? तो इट मींस कि द लॉ विल बी सुप्रीम ऑफ ऑल। सबसे ऊंचा कौन? जैसे पहले हमारे किंगशिप में किंग जो होता था, जब लोकतंत्र नहीं था, जब राजतंत्र था, तो राजा मेरा वचन ही है मेरा शासन, एज इट वाज बीइंग यूज्ड इन फेमस मूवी बाहुबली में देखा होगा आप लोगों ने, कि मैंने जो बोला, मेरे मुंह से निकली एक एक बात भगवान या पत्थर की लकीर के बराबर है। ये होता था पहले, जो मोनार्की हम बोल सकते हैं। बट ऐसा अभी रूल ऑफ लॉ के शासन में ऐसा नहीं है। अभी क्या है? अभी सुप्रीम कौन है? लॉ है। कि कोई इंसान नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई भी भगवान सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? लॉ है। लॉ मतलब एक स्टेब्लिश प्रिंसिपल, वो सबसे सुप्रीम है। वो जैसा कहेगा वैसा चलना पड़ेगा, वैसी चीजें होंगी। फिर दूसरी बात कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ऑल आर इक्वल मतलब चाहे किंग हो, चाहे राजा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम जनरल पीपल हो, या गरीब हो, अमीर हो, सबको लॉ इक्वली ट्रीट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर स्टेटस, एवरीथिंग। तो लॉ सुप्रीम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, विधि के आंखों के सामने या लॉ की नजर में सभी लोग कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों चीजें तो समझ में आती हैं बहुत अच्छे से।
बट ये तीसरा चीज द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, और इंडिया में इसका सिचुएशन, इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो बहुत रिजिड स्टेटस में नहीं है। क्या है ये एक्चुअल में? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, लीगल स्पिरिट का मतलब होता है, इसको लीगल स्पिरिट को हम कह सकते हैं विधिकवाद, या ऐसा ऐसा स्टेटस ऑफ माइंड जहां पे हम वी आर बिलीविंग, वी आर हैविंग फेथ इन लीगलिटी, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। तो उस विधिकवाद में जब आपका आपका फेथ एग्जिस्ट करेगा, जब आपका फेथ बना रहेगा, तो उस प्रीडोमिनेंस मींस उसकी सर्वोच्चता रहेगी, उसकी अधिकता रहेगी। मतलब सपोज कीजिए कि आप, जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में देयर आर सर्टेन फिक्स्ड रूल या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट जो जो जिनके अनुसार हम चलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट बता दिए गए, उन राइट्स के अलावा अगर हम किसी अदर राइट्स के बारे में अगर हम क्लेम करें तो हम नहीं क्लेम कर सकते हैं इन जनरली। बट देयर आर जुडिशरी, ये आप ये सारा स्टेटस जो देख रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ बना कहाँ, किसने बनाया? एविडाइसी। एविडाइसी कहाँ थे? यूके, इंग्लैंड के। तो ये सब कुछ बनाया गया इंग्लैंड के सिचुएशंस के हिसाब से। तो वहां वहां एप्लीकेबल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मतलब देयर आर जुडिशरी, जैसे देयर आर सर्टेन रूल्स, जैसे आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि यू मस्ट हैव, यू विल हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट वो लाइफ, वो पर्सनल लिबर्टी एक्चुअली में इतनी इतनी वाइड उसकी मीनिंग है कि आप देखें तो उसमें राइट्स पे राइट, राइट्स पे राइट इंटरप्रिटेशन जुड़ता जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक राइट जुड़ा, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू मैरी, ये ढेर सारे राइट, राइट टू लिवलीहुड, ये सारे ही राइट्स आर्टिकल 21 में आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट एक्चुअल में क्या ये आर्टिकल 21 में लिखे हैं? नहीं। तो ये ऐसे कैसे हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ predominance of legal spirit, या just because of there is a judiciary to establish those principles, या उस, जैसे सीधी सीधी मतलब जैसे न्याय को पाने के लिए to do something beyond that the legal words written in the constitution या statute book। ठीक है, ये हो गया predominance of legal spirit। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने क्यों कहा कि ये predominance of legal spirit नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जुडिशरी वही चीज इंटरप्रेट कर सकती है जो एक्चुअली स्टेट्यूट बुक में लिखा है, जो एक्चुअल स्टेट्यूट बुक में है, जबकि इन यूके ऐसा नहीं है। ठीक है, दे कैन गो बियॉन्ड। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमारे इंडिया में क्या प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है या नहीं। तो इस बारे में अगर कुछ हम स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में अगर हम मेंशन कर पाए तो दैट विल बी वेरी गुड। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल हमारा 21, हाँ, आर्टिकल्स के बारे में हम अगर लिखें तो 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड 21 और 14 क्या करता है? 14 तो सीधे बात करता है इक्वलिटी का। इसके बाद अगर हम और भी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करें तो जैसे 72 है या 161 है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब मैं बताता हूं अभी। देखिए, एक्सेप्शंस का मतलब जैसे अभी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि राजा और रंक सभी बराबर होगा, राजा और रंक सभी बराबर होगा, एवरीवन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। राजा रेप करेगा तो भी वही सजा, और रंक रेप करेगा तो भी वही सजा। राजा मर्डर करेगा तो भी वही सजा, रंक मर्डर करेगा तो भी वही सजा। बट एक्सेप्शन क्या कहता है कि 72 इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और 161 जस्ट इसका उसका उल्टा है फॉर स्टेट्स, ना फॉर गवर्नर्स। तो अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अधिकार दिए गए हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब ये जो बात है इस बात का जस्ट ये उल्टा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ केसेस पे कि क्या इंडिया में कुछ रूल ऑफ लॉ पे कुछ किन किन जजमेंट्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या क्या रूल ऑफ लॉ के बारे में बोला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा केशवानंद भारती जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन हुआ था, उस केस में क्या कहा गया कि द रूल ऑफ लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम ये कहें, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली डिफाइन तो किया नहीं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर माना जा सकता है, बट ये जरूर बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम टच नहीं कर सकते। व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर या यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसमें ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें रूल ऑफ लॉ जरूर आएगा। ठीक है, तो इट मींस रूल ऑफ लॉ इज इंश्रिंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अगर हम केस देखें तो सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर का मतलब मनमाना, जो भी मेरे मन में आया। जैसे मेरा मन, सपोज करिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने कह दिया कि कल से मैं चाहता हूं कि अब हमारे यहाँ वोट न पड़े, तो वोट नहीं पड़ेगा। कल से मैंने कह दिया कि जैसे नोटबंदी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कह दिया कि अब नोटबंदी तो नोटबंदी, या हमने कुछ भी डिसीजन जो हमारे मन में आया हमने ले लिया यूं ही विदाउट एनी ग्राउंड। ठीक है, तो उसको आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। तो ऐसा रूल ऑफ लॉ कहा कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इज द पोस्टुलेट ऑफ रूल ऑफ लॉ अपॉन विच कॉन्स्टिट्यूशन एडिफिस इज डिपेंडेंट। मतलब संविधान की जो हमारी इमारत है, वो संविधान की इमारत आर्बिट्रेरी पावर के अगेंस्ट ही स्टेब्लिश्ड है, और वो आर्बिट्रेरी पावर किसका वो है, जिस्ट है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, इसके बाद हम अगर बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखें, तो जिसमें आपको पता होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला प्रिंसिपल जिसमें दिया गया था, इस केस में कहा कि रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेरीनेस एंड अनरीजनेबलनेस। मतलब जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकता, साथ में अनरीजनेबलनेस नहीं हो सकता। रीजनेबलनेस मींस युक्त युक्त, या जो इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशंस ऑफ दैट सिनेरियो जो जरूरी हो, उसको रीजनेबल कहते हैं। हाँ, जिसको उपयुक्त कह सकते हैं, उचित कह सकते हैं। तो अनुचित चीजें या आर्बिट्रेरीनेस, मनमानापन रूल ऑफ लॉ में नहीं हो सकता। इसके बाद अगला केस अगर हम देखें, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसको हैबियस कॉर्पस केस के भी नाम से हम जानते हैं। तो इस केस में एक्चुअली में क्या कहा कि रूल ऑफ लॉ सीक्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब जैसे पब्लिक ऑर्डर का मतलब, सपोज कीजिए कि मुझे इतनी आजादी में मिल जाए कि मैं कुछ भी बोलूं। मैं रोज दंगा भड़का रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम्स में दंगा भड़का रहा हूँ, मैंने बोल दिया मुस्लिम दुष्ट हैं, या मैंने बोल दिया हिंदू दुष्ट हैं, या ऐसा कुछ मैंने बोला जिससे लोगों की भावनाएं भटक उठी, और अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं जो भी बोल सकता हूँ दैट शुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। मतलब उस मेरे बोलने से पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बोल तो सकता हूँ बट ऐसा बोलना है जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो। तो रूल ऑफ लॉ क्या करता है, पब्लिक ऑर्डर और इंडिविजुअल लिबर्टी, लोगों की आजादी के बीच में एक अंतर संबंध, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दिस इज, ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस हैं। दिस इज 4 इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ बोला गया है। तो लास्टली हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हमने अभी पढ़ा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो पढ़िए और अपने दोस्तों को भेजिए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत हो, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं अपने लीगल सब्जेक्ट्स में। थैंक यू वेरी मच।